बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसर्च का हमारा आज फोर्थ लेक्चर है। तो ऑलरेडी हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं इसमें। रिसर्च का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, वेरिएबल्स डिस्कस कर चुके हैं और हाइपोथेसिस डिस्कस कर चुके हैं। साइंटिफिक मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं और क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है इसके मेजरमेंट स्केल्स हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, हम रिसर्च की मुख्तलिफ किस्में पढ़ेंगे। ठीक है, अब रिसर्च की किस्में होती हैं तीन तरह की। There are three main types of research। ठीक है, अब इसको लिख लें। सबसे पहली किस्म होती है रिसर्च बाय नेचर। तीन किस्म की रिसर्च की किस्में होती हैं। सबसे पहली होती है रिसर्च बाय नेचर। उसके बाद दूसरी किस्म रिसर्च की हम लोग डिस्कस करेंगे, रिसर्च बाय पर्पस। यानी नेचर के लिहाज से रिसर्च की कितनी किस्में हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे मकसद के लिहाज से रिसर्च की कितनी किस्में हैं। रिसर्च बाय पर्पस जो सेकंड है। जो थर्ड है, थर्ड आपकी होती है रिसर्च बाय मेथड। रिसर्च बाय पर्पस है, रिसर्च बाय मेथड है और रिसर्च बाय नेचर है। ये तीन किस्में हम लोगों ने रिसर्च की डिस्कस कर दी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रिसर्च बाय नेचर। नेचर के हिसाब से रिसर्च की कितनी किस्में हैं जी? नेचर के हिसाब से रिसर्च की देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च विद रिस्पेक्ट टू नेचर। नेचर के लिहाज से रिसर्च की दो किस्में हैं। नेचर कहते हैं काम करने के अंदाज को, कि किस तरीकाकार में, किस तरीकाकार के मुताबिक वो चलती है। ठीक है, यानी उनकी बेसिक्स क्या है। तो नेचर के लिहाज से रिसर्च की दो किस्में हैं, दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेचर के हिसाब से रिसर्च की कौन सी दो किस्में हैं जी? क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव। हम क्वालिटेटिव, द वर्ड क्वालिटेटिव, हम बहुत अच्छे तरीके से क्वालिटेटिव को समझते हैं कि क्वालिटेटिव क्या होता है, और हम क्वांटिटेटिव को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि वर्ड क्वांटिटेटिव से क्या मुराद है। अगर हम वर्ड क्वांटिटेटिव को लेते हैं तो क्वांटिटेटिव से मुराद क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यूज, नंबर, क्वांटिफाइबल थिंग्स, यही सारी चीजें क्वांटिटेटिव में आती हैं ना। और अगर हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं, अगर हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव में क्या होगा? वैल्यूज आ जाएंगी, हमारी जनरल परसेप्शन आ जाएगी। ठीक है, तो रिसर्च बाय नेचर में दो किस्में हमने डिस्कस करनी है, क्वालिटेटिव रिसर्च है और क्वांटिटेटिव रिसर्च है। देखते हैं जी क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च, सबसे पहले हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च देखते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है? इट जनरेट्स नॉन न्यूमेरिकल डाटा। क्लियर है? यानी ऐसी रिसर्च जिसमें न्यूमेरिकल डाटा नहीं होता, जिसमें डाटा को हम न्यूमेरिकली इंटरप्रेट नहीं करते, वो कौन सी रिसर्च होगी? क्वालिटेटिव होगी ना। ये तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में हमें फर्क का ऑलरेडी पता है कि क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है। जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व हों वो क्वांटिटेटिव होता है, और जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व ना हो, जनरल परसेप्शंस हों, आइडियाज हों, थॉट्स हों, फीलिंग्स हों, वो सारी चीजें क्या होती हैं? क्वालिटेटिव होती है। ठीक है, अब इट जनरेट्स नॉन न्यूमेरिकल डाटा। क्वालिटेटिव रिसर्च में न्यूमेरिकल डाटा नहीं होता। It focuses on gathering of mainly verbal data rather than measurement। अब इसमें जो डाटा होता है वो वर्बल होता है,
वर्बल में कौन सी चीजें आ सकती हैं? वर्बल में आपको ऑरल डाटा भी आ सकता है इन स्पोकन फॉर्म और इन रिटन फॉर्म। वर्बल में ये दो चीजें आती हैं। जो वर्बल होता है ना, वर्बल कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं, या वर्बल का जब भी लफ्ज यूज हम करते हैं तो वर्बल से मुराद दोनों चीजें होती हैं, इन रिटन फॉर्म, इन स्पोकन फॉर्म और ओरल फॉर्म। ठीक है जी। अब क्वालिटेटिव रिसर्च में पहले तो हमने क्या चीज पढ़ा कि इसमें न्यूमेरिकल डाटा नहीं होता। दूसरी चीज हमने इसमें देखी कि ये ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे करती हैं? वर्बल डाटा पे फोकस करती हैं। क्लियर है जी। गैदर इंफॉर्मेशन इज एनालाइज्ड इन एन इंटरप्रेटिव मैनर। उसको इंटरप्रेट किया जाता है, जो रिजल्ट निकलते हैं, जो डाटा कलेक्ट किया है हमने इन द फॉर्म ऑफ वर्बल। जो हमने वर्बल फॉर्म में डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं फिर डिस्क्राइब करते हैं, उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं। जब उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, नंबर्स में शो नहीं करते, बल्कि उसको हम क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं उस डाटा को। वो ऑरली आप कर रहे हैं एक्सप्लेन, या आप रिटन फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लियर है जी। सब्जेक्टिव, इंप्रेशनिस्टिक और इवन डायग्नोस्टिक। नेक्स्ट देखिए जी, क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च involves collection of extensive data on many variables over an extended period of time in a naturalistic setting। अब इसमें एक फर्क और होता है, इसमें बहुत ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में ज्यादा वेरिएबल होते हैं और ये ज्यादा लंबे अरसे के लिए चलती है। क्वालिटेटिव रिसर्च में ज्यादा वेरिएबल होते हैं और ये ज्यादा लंबे अरसे के लिए चलती है। और इसमें रिसर्चर की तरफ से मैनिपुलेशन का लेवल मिनिमम होता है। रिसर्चर अपने पास से मैनिपुलेट नहीं करता चीजों को। ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में हमने दो तीन चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी होती है? जिसमें नंबर इन्वॉल्व नहीं होते। दूसरी चीज जो हमने पढ़ी है, इसमें डाटा को हम डिस्क्राइब करते हैं। तीसरी चीज, जो डाटा कलेक्ट करना है, जिस डाटा को हमने डिस्क्राइब करना है, वो हमने ऑरल फॉर्म में या रिटन फॉर्म में लेना है और फिर उसी को आगे हमने एनालाइज करके अपने एनालिसिस को डिस्क्राइब करना है। हम अपने एनालिसिस को, जो हमने डाटा में से हमें समझ लगी, अपनी परसेप्शन के हिसाब से उसको डिस्क्राइब कर दिया, ये उसको रिपोर्ट कर दिया। तीसरी चीज भी ये लंबे अरसे के लिए होती है। चौथी चीज भी, इसके अंदर वेरिएबल्स ज्यादा होते हैं और वेरिएबल्स को रिसर्चर अपनी तरफ से मैनिपुलेट नहीं करता। रिसर्च बाय मैनिपुलेशन ऑफ रिसर्चर इसमें माइन्यूट लेवल अगर हो भी, बल्कि होती नहीं है, अगर होगी तो बहुत माइन्यूट लेवल पे कहीं ना कहीं जाके होती। मैनिपुलेशन, रिसर्चर अपने पास से कोई मैनिपुलेट चीजें नहीं कर रहा। वेरिएबल, हमने वेरिएबल मैनिपुलेट करते हैं ना क्वांटिटेटिव रिसर्च में। वेरिएबल मैनिपुलेट करता है। हाँ जी। और ये अमूमन कंडक्ट की जाती हैं नेचुरल सेटिंग्स के अंदर। जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ये नेचुरल सेटिंग्स के अंदर कंडक्ट की जाती है। ओके, क्वालिटेटिव रिसर्च मैथडोलॉजीज आर grounded in the belief that behavior is significantly influenced by the environment in which it occurs। कि जिस सेटिंग में हम रिसर्च कर रहे हैं, उस सेटिंग का, उस इन्वायरमेंट का, उस रिसर्च की जो रिसर्च पर इन्फ्लुएंस होता है, इन्वायरमेंट का जो स्टडी हम कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उस पर भी बहुत इफेक्ट होगा। क्लियर है जी। ओके, उसके बाद है पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिसर्च स्ट्रैटेजीज इन क्वालिटेटिव रिसर्च। क्लियर? वो इसमें मसला तो नहीं है, ठीक है। पर्टिकुलरली इन द सोशल साइंसेज, और खसूसन ये हम सोशल साइंसेज में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च का हम अगर ओवरव्यू लें, रिकंसेप्चुअलाइज करें, तो इसमें नंबर इन्वॉल्व नहीं होते। डाटा कलेक्शन जो होती है वो इन वर्बल फॉर्म होती है, वो रिटन हो या वो स्पोकन फॉर्म में हो। डाटा को एनालिसिस करने के बाद हम डिस्क्राइब करते हैं,
ठीक है। आल्सो इन वर्बल फॉर्म, डाटा को जब एनालिसिस करने के बाद हमने डिस्क्राइब करना वो भी वर्बल फॉर्म में करना है, स्पोकन में करना, ऑरल भी करना है या रिटन फॉर्म में डिस्क्राइब भी करना है। वेरिएबल रिसर्चर खुद मैनिपुलेट नहीं करता, नेचुरलिस्टिक सेटिंग्स में होती हैं, लंबे अरसे के लिए होती हैं, ठीक है। ये कुछ खसूसियात है क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च। एज नेम शोज क्वांटिटेटिव, things which are quantifiable, which are countable, are included in quantitative research. यानी कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च हम सिंपल कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज अ नंबर गेम, इसके अंदर नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, देखिए जी क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है। इट जनरेट स्टैटिस्टिक्स थ्रू द यूज ऑफ लार्ज स्केल सर्वे रिसर्च, इसमें हम सर्वे रिसर्च करते हैं और स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं, इसके स्टैटिस्टिकल स्ट्रैटेजीज और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करते हैं। यूजिंग मेथड सच एज क्वेश्चनर और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, हम यानी कि इसके अंदर जो डाटा कलेक्टेड टूल्स हैं हमारे, वो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं, पहले से प्री प्लान इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड हमने इंटरव्यू की किसमें पढ़ी थी ना, उसमें स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज पढ़े थे। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज क्या होते हैं, प्री प्लान इंटरव्यूज होते हैं, हमने पहले से सवाल तैयार किए होते हैं। दिस टाइप ऑफ रिसर्च रीच मैनी मोर पीपल, इसमें हम जो सैंपल साइज है वो ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, ज्यादा लोग इस रिसर्च का हिस्सा बन सकते हैं। बट द कॉन्टेक्ट विद दोज पीपल इज much quicker than it is in qualitative research, और उन लोगों तक आपकी एक्सेस और उन लोगों से डाटा कलेक्शन क्वालिटेटिव की निस्बत आप जल्दी कर सकें। क्वांटिटेटिव में आपके पास डाटा कलेक्शन जल्दी हो जाती है इंस्टेड ऑफ क्वालिटेटिव। माहौल में एडजस्ट होना है, आपने जाना है, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन्वॉल्व होंगे, टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स होंगी, अदर टाइप ऑफ हिंड्रेंस आपको फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। कंपैरिजन हम देखते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या है, ये वही कंपैरिजन है जो ऑलरेडी हम इन दो पैराग्राफ में डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है जी, क्वांटिटेटिव रिसर्च में अमूमन हम डिडक्टिव रीजनिंग यूज करते हैं एज कंपेयर टू क्वांटिटेटिव we use inductive reasoning in qualitative research. क्लियर है जी? क्वांटिटेटिव में डिडक्टिव होती है और क्वालिटेटिव में इंडक्टिव रीजनिंग होती है। अब क्वांटिटेटिव में हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, क्वांटिटेटिव में हम क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं, और क्वालिटेटिव में हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब क्वांटिटेटिव में जो हाइपोथेसिस हैं वो पहले बनाए जाते हैं, क्वांटिटेटिव में हाइपोथेसिस पहले जनरेट किए जाते हैं, जबकि क्वालिटेटिव में विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ साथ हाइपोथेसिस रिसर्च जैसे जैसे चलती जाती है वैसे वैसे हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। पॉजिटिविज्म है, फिनोमेनोलॉजी है, ऑब्जेक्टिविज्म है, इसमें क्वांटिटेटिव में, उसमें कंस्ट्रक्शनिज्म है, क्योंकि हम थ्योरी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, इम्प्लाइड मेजरमेंट है, डज नॉट इम्प्लाई मेजरमेंट, यानी कि इसके अंदर मेजरमेंट इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर मेजरमेंट नहीं होती। क्वांटिटेटिव मैक्रो लेवल पे होती है, हम ऑलरेडी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि क्वांटिटेटिव में लार्ज स्केल ऑफ सैंपल यूज होता है, ज्यादा लोग रिसर्च का हिस्सा बन सकते हैं, इस वजह से हम कह रहे हैं मैक्रो लेवल पे होती है। और क्वालिटेटिव में बहुत कम लोग इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज वाई क्वालिटेटिव रिसर्च इज माइक्रो लेवल रिसर्च, ठीक है। उसके बाद ही डीटैच रिसर्चर, इसमें रिसर्चर डीटैच होता है, यानी कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा डाटा फोन पर कलेक्ट हो रहा है, मेरा कोई दोस्त आके वहाँ पे कलेक्ट कर रहा है, किसी से क्वेश्चन फिल करवा रहा है, और जो मेरा एसोसिएट है, रिसर्च असिस्टेंट है, वो डाटा फिल करवा रहा है। रिसर्चर कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है क्वांटिटेटिव में, वो प्रॉपर इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता पार्टिसिपेंट्स के साथ, ठीक है। हो सकता है कि जो उसके रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स हैं वो उसके साथ इन्वॉल्व ना हो। अब मैंने जो अपने रिसर्च का डाटा कलेक्ट करवाया, चनियोट से करवाया, फैसलाबाद से करवाया, कसूर से हुआ, खानेवाल से हुआ या साहिवाल से हुआ, तो अब आपको क्या लगता है कि मैं वहां पे हर जगह पे गया हूँगा? मैंने तो कसूर से जब डाटा कलेक्ट करवाया तो कसूर में मैं सिर्फ 2 स्कूल में गया हूँ,
और वहां से मुझे 2 स्कूल में एक दिन में गया, बल्कि 2 स्कूल में 3-4 स्कूल में गया हूँ, 2 क्वेश्चन ये मेरे फिल हुए हैं वो 3-4 स्कूल में। उसके बाद मैं खुद नहीं किया, मैंने अपने रेफरेंसेस यूज किए। मुझे बड़ा क्रेज था कि मैंने जाके जेन्युइन डाटा, खुद जाके डाटा कलेक्ट करना है सारा। तो 5-6 स्कूल फिरे, एक दिन में निकला इधर, सारा राउंड लगाया पत्तों की सराउंडिंग का। इधर बैटवाल के बाद सराय मुगल, पत्तों के हाई स्कूल, इधर सारा निकला। तो 2 क्वेश्चन लिए 4-5 स्कूल में से सिर्फ लोगों ने फिल करके दिए। ओके जी, क्वांटिटेटिव में क्या होता है, मेजर ऑब्जेक्टिव टेस्ट। क्वालिटेटिव में क्या होता है, कंसेप्ट, सिंपल मीनिंग, फोकसेस ऑन वेरिएबल, फोकस ऑन इंटरैक्टिव प्रोसेस, वैल्यू फ्री होता है, वैल्यू का प्रेजेंट, ठीक है। रिलायबिलिटी इज की, उसमें साइंटिफिसिटी होती है क्वालिटेटिव में। और इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होता है। उसमें क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट कॉन्स्ट्रेंट होता है, यानी कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि कॉन्टेक्स्ट के जो असरात होते हैं, हमने कहा पहले पढ़ा था ना कि इन्वायरमेंट फैक्टर होता है, इन्फ्लुएंस करता है क्वालिटेटिव रिसर्च, क्योंकि नेचुरल सेटिंग में होती है। तो इसमें क्वांटिटेटिव में वो इन्वायरमेंट फैक्टर नहीं एज सच इन्वॉल्व होता है जितना उसमें इन्वॉल्व होता है, कॉन्टेक्स्ट को इन्वायरमेंट के साथ। मैनी केसेस हो सकते हैं क्वांटिटेटिव में, क्वालिटेटिव में फ्यू केसेस होते हैं, एक आधे केस को ही लेके आगे चलाया है, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव में क्या होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, और उसमें क्या होता है जी, थीमेटिक एनालिसिस होता है, डिस्कोर्स एनालिसिस या कंटेंट एनालिसिस, इस किस्म की चीजें होती हैं। क्लियर है? ओके। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं एक्सपेरिमेंट्स की जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, सोशल सर्वे में आ जाती हैं। हम सोशल सर्वे ऊपर वाली टीम को देखते हैं, क्योंकि इन एजुकेशन सब्जेक्ट हमारा कंसर्न वही होंगी, इन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल क्या होती है, क्रॉस सेक्शनल जो सर्वे टाइप रिसर्च है, उनको हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। जो सर्वे टाइप रिसर्च है क्रॉस सेक्शनल होती है कम अरसे के लिए, क्रॉस सेक्शनल कम अरसे के लिए होती है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर फिनोमेना के लिए होती है। और कंपैरेटिव कंपैरेटिव क्या होती है, जब आपने 2 कल्चर्स का कंपैरिजन करना है, 2 नेशन का कंपैरिजन करना है, 2 मुल्कों का कंपैरिजन करना है, 2 प्रोविंसेस का कंपैरिजन करना है, ठीक है, उस वक्त कंपैरेटिव होती है। लॉन्गिट्यूडनल होती है, बहुत लंबी होती है, इसमें एक सब्जेक्ट होता है, उसी पे फोकस किया जाता है। कंटेंट एनालिसिस भी आगे लिटरेचर की आ गई है किसमें। क्वालिटेटिव में देखेंगे कौन कौन से होते हैं, इन डेप्थ इंटरव्यूज होते हैं, फोकस ग्रुप होता है, एथनोग्राफिक रिसर्च होती है, हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्चेज आ जाती हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में डिस्कोर्स एनालिसिस है, नैरेटिव एनालिसिस और मीडिया एनालिसिस वगैरह इसमें आ जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ रिसर्च डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पर्पस। हमने रिसर्च की किस्में पढ़ी हैं जी, रिसर्च की किस्में रिसर्च बाय नेचर, रिसर्च बाय पर्पस और रिसर्च बाय मेथड। रिसर्च बाय नेचर कितनी किस्म की है जी हमारे पास, रिसर्च बाय पर्पस कितनी किस्म की हैं, सॉरी, रिसर्च हमारी कितनी किस्म की होती हैं, सिर्फ 3 किस्म की होती हैं। कौन कौन सी, बाय नेचर, बाय पर्पस और बाय मेथड। बाय नेचर कौन कौन सी है, क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव है। अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बाय नेचर तो हमने डिस्कस कर ली, 2 तरह की होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। पेपर पर्सपेक्टिव से आपने जहन में यही रखना है कि क्वांटिटेटिव में नंबर इन्वॉल्व होते हैं, क्वालिटेटिव में नंबर इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। या आगे छोटे छोटे जो मेन में डिफरेंस है, क्वालिटेटिव में जो हाइपोथेसिस विद द पैसेज ऑफ टाइम होते हैं, क्वांटिटेटिव में हाइपोथेसिस पहले जनरेट कर लिए जाते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव नेचुरल सेटिंग में होती है और इन्वायरमेंट फैक्टर होता है, जबकि क्वांटिटेटिव नेचुरल सेटिंग्स में नहीं होती, नहीं भी होती, हो सकता है नेचुरल सेटिंग्स में हो, लेकिन हो सकता है नेचुरल सेटिंग्स में ना भी हो, वो फिर भी चलता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय पर्पस। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय पर्पस देखें जी। रिसर्च बाय पर्पस मकसद के लिहाज से रिसर्च की जो किस्में हैं वो 5 हैं, हम लोग 5 करेंगे। बेसिक रिसर्च है सबसे पहले,
फिर अप्लाइड रिसर्च है, उसके बाद एक्शन रिसर्च आती है, एवेल्युएशन रिसर्च है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, रिसर्च फॉर डेवलपमेंट है। फर्दर हम इन 500 कैटेगरीज को देखते हैं कि ये 5 किस्म की रिसर्चेस कौन कौन से मकासद पूरे कर रही हैं, इनसे क्या क्या चीजें हम हासिल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक रिसर्च। व्हाट इज बेसिक रिसर्च? एज नेम शोज, बेसिक रिसर्च इज बुनियादी रिसर्च। ऐसे ही है। तो बुनियाद किसी चीज की क्या होगी? कोई भी काम करना है, कोई भी जब हमने काम करना है तो सबसे पहले उसके क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, तो कायदे कवानीन तय करते हैं, कायदे कवानीन तय करते हैं। तो बेसिक रिसर्च ऐसी रिसर्च है जिसमें हम कायदे कवानीन ही तय करते हैं। बेसिक रिसर्च में हम रिसर्च बाय पर्पस पढ़ रहे हैं ना, कि ऐसी रिसर्चेस जिन रिसर्चेस का मकसद रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, थ्योरी फॉर्मुलेशन हो, उनको हम क्या कहते हैं? बेसिक रिसर्च कहते हैं। ओके, बेसिक रिसर्च इज कंडक्टेड solely for the purpose of developing or refining theory। इसमें क्या होता है? रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज ये बिल्ड की जाती हैं, फॉर्मुलेट की जाती है। नई नई थ्योरीज जो बनती हैं, अगर रिसर्च का मकसद कोई नई थ्योरी बनाना है, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैंने यहाँ पे एक मॉडल बनाना है, अपना नया मॉडल मैंने बनाना है कि जिस मॉडल को मैं इम्प्लीमेंट करके स्कूल के अंदर इफेक्टिवनेस ला सकूं। तो उस मॉडल को बनाने के लिए भी तो मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी ना, और वो रिसर्च जो मैं रिसर्च करूंगा फिर मॉडल को बनाने के लिए, स्कूल इफेक्टिवनेस मॉडल को बनाने के लिए जब मैं रिसर्च करूंगा तो वो रिसर्च कौन सी होगी? रिसर्च बाय पर्पस की कौन सी किस्म होगी? बेसिक रिसर्च होगी। सबसे पहले हम थ्योरीज जब बनाएंगे, ऐसी रिसर्चेस जिसके अंदर हम लॉज या प्रिंसिपल्स को डिफाइन करते हैं, हम रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, हम थ्योरी फॉर्मुलेशन करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको बेसिक रिसर्च कहते हैं। इज इट ओके? ओके, इन अदर वर्ड्स, बेसिक रिसर्च डिटरमाइन्स इफ अ थ्योरी करेक्टली एक्सप्लेन्स अ गिवन फिनोमेना। इनकी थ्योरी फॉर्मुलेशन होती है। अब देखिए मिसाल वो क्या दे रहा है? कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा टू डेवलप और इनहैंस थ्योरी, यानी कि थ्योरी डेवलप, नई थ्योरी भी बनाती है और जो पहले से थ्योरीज हैं उनको एक्सपैंड भी करती है, उसके अंदर मजीद काम भी करने के लिए हम बेसिक रिसर्च करते हैं। चेक बेसिक assumption ऑफ अ थ्योरी, एग्जांपल्स रिलेटेड टू लर्निंग थ्योरी। एग्जांपल्स इसकी क्या है? पियाजे ने अपनी थ्योरी दी, पढ़ी हुई है आप लोगों ने, कंस्ट्रक्टिविज्म आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मास्टरी लर्निंग है, गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस है, तो उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी हुई है ना। ये थ्योरीज आप लोग में 15 में या 14 में ये भी आकर सब आ जाते हैं। तो इसकी जो किस्में हैं, आप लोगों ने ये सारी थ्योरीज पढ़ी हुई हैं। थ्योरीज आगे फिर हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट पियाजे की थ्योरी की प्रैक्टिकल एजुकेशनल इंप्लीकेशंस हम देखते हैं। हम कंस्ट्रक्टिविज्म को अपनी सोशल सेटिंग्स में, एजुकेशनल सेटिंग्स में यूज करते हैं। गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है हम उनको यूज कर रहे हैं। ये जब उन्होंने थ्योरीज बनाई, रिसर्चेस करके बनाई ना, जिस तरह पियाजे ने अपने 5 बच्चे पागल कर दिए, उन पे वो रिसर्च ही करता रहा ना। तो रिसर्च की वो वाली रिसर्च कौन सी थी? रिसर्च बाय पर्पस। फर्दर वो कौन सी थी? बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च रिक्वायर्ड क्या है जी? बेसिक रिसर्च के लिए जरूरी चीजें क्या है? हाईली एजुकेटेड, ट्रेन्ड, स्किल्ड एंड प्रोफेशनल पर्सोनल। बहुत एक्सपर्ट लोग जो हैं, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट लोग ही थ्योरीज बनाते हैं। मेरे जैसा को नकम्मा तरीन इंसान का जी मैंने मॉडल बनाना है, थ्योरीज बनानी है, इसके इट रिक्वायर्ड मोर अटेंशन, इट रिक्वायर्ड योर मोर एक्सपर्टीज एंड स्किल्स। फिर आप जाके थ्योरी फॉर्मुलेशन करते हो, प्रिंसिपल्स बनाते हो।
relatively prolonged time exhaustive work, बड़ी लंबे अरसे तक ये चलती हैं, ये थ्योरी जब आपने बनानी है ना, बड़ी लंबी उसकी टाइम बड़ा लंबा चलता है और एग्जॉस्टिव प्रोसेस होता है, बंदा थक जाता है। एमफिल की रिसर्च करते करते थक जाते हैं ना, ये उससे भी लंबा काम होता है। ओके, द नेक्स्ट रिसर्च बाय पर्पस इज अप्लाइड रिसर्च। अब आपने थ्योरीज बना ली, थ्योरीज किसमें बनाई है? बेसिक रिसर्च में बनाई है ना। थ्योरीज फार्मुलेशन कहां पर हुई है? बेसिक रिसर्च में। अब जब आपने थ्योरीज बना ली है, थ्योरीज बनाने के बाद जब उनकी हम इम्प्लीकेशंस देखेंगे, जब हम उनको प्रैक्टिकली देखेंगे, उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, उनकी एप्लीकेशंस देखेंगे कि जो थ्योरी हमने बनाई है बेसिक रिसर्च के जरिए, अब जब हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, उसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे, और वो क्या होगी फिर? अप्लाइड रिसर्च होगी। एप्लीकेशन ऑफ बेसिक रिसर्च इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। क्लियर है जी? इसको देखें जी, एप्लीकेशन ऑफ बेसिक रिसर्च, एप्लीकेशन ऑफ बेसिक रिसर्च और थ्योरी, बेसिक रिसर्च और थ्योरीज, क्योंकि बेसिक रिसर्च में हम थ्योरीज करते हैं ना फॉर्मुलेट। एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज इज नोन एज अप्लाइड रिसर्च। अब इसको देखिए, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। रिसर्च में हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और एनालिसिस ही करते हैं ना, तो कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा टू एग्जामिन द यूजफुलनेस ऑफ थ्योरी। आई समझ कि वो कितनी, जो हमने थ्योरी बनाई है कितनी मुफीद है, कितना फायदामंद है, उससे हमें क्या क्या चीज मिल रही है। ऑफ थ्योरी इन सॉल्विंग प्रैक्टिकल एजुकेशनल प्रॉब्लम। आई समझ? एजुकेशनल प्रॉब्लम, यानी जो हमने थ्योरी बनाई है, जाहिर बात है किसी न किसी फायदे के लिए बनाई है ना, उसको जब हम प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करेंगे अपनी रियल सेटिंग्स में, तो उसको हम क्या कहेंगे? अप्लाइड रिसर्च कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है जी? डेवलपिंग ए 7th grade सोशल स्टडीज करिकुलम अराउंड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू लर्निंग, accommodating varied learning styles when teaching lessons in modern literature। अब वो टीचिंग जो स्टाइल आपने, थ्योरी टीचिंग स्टाइल आपने बनाए हुए बेसिक रिसर्च से कैसे ऐसे पढ़ाना चाहिए, उसकी इम्प्लीकेशंस करनी क्लास में लिटरेचर पढ़ाते वक्त। इन अदर वर्ड्स, applied research determines if a specific teaching method works or not। टीचिंग मेथड बनाना, ये टीचिंग मेथड बिल्ड करना, ये किसका काम है? बेसिक रिसर्च का है ना। और उसकी यूजफुलनेस चेक करना कि वो सही तरीके से काम करता है, क्लास के लिए फ्रूटफुल है भी या नहीं है, ये किसका काम है? अप्लाइड रिसर्च। नॉर्म से ही पता चल रहा है, बेसिक में हम थ्योरीज बनाते हैं और अप्लाइड में इन थ्योरीज को टेस्ट करते हैं कि सही भी ये बनी है या नहीं बनी, जो प्रिंसिपल्स हमने बनाए हैं वो सही बने हैं या नहीं बने। क्लियर थी? अब अप्लाइड रिसर्च रिक्वायर्स स्किल्ड वर्कर्स, लिमिटेड टाइम, लेबोरेटरी सेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है जी एवेल्युएशन रिसर्च। एवेल्युएशन रिसर्च, एज नेम शोज, दिस रिसर्च कंडक्टेड टू चेक आउट द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोमेना। कि हम कोई चीज जब कर लेते हैं, कोई प्रोग्राम हमने चलाया, उसकी वैल्यू चेक करने के लिए, उसको एंड पे एवेल्युएट करने के लिए, ये किस हद तक सही हमारा काम चला है या इसमें कहां कहां खामियां रह गई हैं, जो हम रिसर्च करते हैं उसको हम क्या कह देते हैं? एवेल्युएशन रिसर्च कह देते हैं। यूज्ड टू मेक डिसीजंस अबाउट प्रोग्राम्स और पॉलिसी। ठीक है, assesses the merit or worth of a specific practice, program or curriculum in the setting where it is being used। कि जो भी हम काम कर रहे हैं, वो करिकुलम होगा, वो आपका कोई टीचिंग मेथड की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, या कुछ भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको चेक करना कि वो सही तरीके से हमारे जो डिजायर्ड लर्निंग आउटकम है वो अचीव हुए या नहीं हुए, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ठीक है, हमारे रियल वर्क और हमारे जो आउटकम्स हमने डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव थे, उनमें गैप क्या रह गया, उस गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और हमारी स्टैंडर्डाइज परफॉर्मेंस है,
इन दोनों के दरमियान गैप को तलाश करने के लिए हम एवेल्युएशन, यानी कि क्या हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इक्वल टू आवर डिजायर्ड परफॉर्मेंस, क्या हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमारी डिजायर्ड परफॉर्मेंस के बराबर ही है, क्या जितना हम काम करना चाहते थे, ये जो चीज हम अचीव करना चाहते थे वो हमने अचीव की है या नहीं की। तो इस चीज के लिए जो रिसर्च की जाती है उसको क्या कहते हैं, एवेल्युएशन रिसर्च। ये आगे समझ। Okay, the collection and analysis of data make decisions related to the merit or worth of a specific program. Merit relates to a program accomplishing what it was supposed to accomplish. What we want to achieve, हम क्या हासिल करना चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, worth relates to the value attached to a program by those using it, also known as social validity. क्या भाई वो उसकी यूजफुलनेस क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस की शामिल है हमने जो प्रोग्राम किया, हमने जो प्रोग्राम लॉन्च किया, उसकी अहमियत कितनी। अब आपका ये हेडशिप प्रिपरेशन का ही 6 वीक का प्रोग्राम चला, एंड पे जो रिसर्च करेंगे कि भाई हमने क्या अचीव किया है, ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, इसकी अहमियत कितनी है। इसके लिए हम रिसर्च, ये हम क्या कर रहे होंगे, इसकी वर्थ चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन हो सकती है, समेटिव एवेल्युएशन हो सकती है। एग्जांपल्स क्या हैं, टू व्हाट एक्सटेंट द कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इज हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट, कि किस लेवल तक कंप्यूटर असिस्टेड जो CAI है वो किस हद तक स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल साबित होती है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान अपॉन द टीचर्स परफॉर्मेंस, ये सारी एवेल्युएशन होती है। नेक्स्ट जो हमारी है वो एक्शन रिसर्च है। एक्शन रिसर्च कंडक्टेड बाय द टीचर, द क्लास टीचर। एक्शन रिसर्च को क्लास टीचर कंडक्ट करता है। एक्शन रिसर्च कंडक्टेड बाय द क्लास टीचर टू इन्वेस्टिगेट द इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। एक्शन रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जो जिसको इसका दूसरा नाम क्लासरूम रिसर्च भी है। इसका एक्शन रिसर्च का दूसरा नाम क्लासरूम रिसर्च भी है, और ये इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च में एक्शन रिसर्च का क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, और ये टेस्ट में बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है एक्शन रिसर्च। रिसर्च में बाय पर्पस में से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बाय नेचर है ना, उनका तो पता चल गया ना आपको। आपने तीनों जो किस्में हमने पढ़ी थी, बाय नेचर, बाय पर्पस, बाय मेथड, सबको एक सिंगल लाइन में याद रखना है आपने सबको। क्वांटिटेटिव जिस रिसर्च में नंबर इन्वॉल्व होते हैं, क्वालिटेटिव जिसमें नंबर इन्वॉल्व नहीं होते। आगे हमने रिसर्च बाय पर्पस पढ़ी थी। सबसे पहले कौन सी थी, बेसिक रिसर्च, जिसमें थ्योरीज बनाई जाती हैं, ये कॉन्सेप्ट जेन में रखना बस टेस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद अप्लाइड रिसर्च, जिसमें थ्योरीज को या प्रिंसिपल्स को टेस्ट किया जाता है, ये चीज जहन में रखनी है। उसके बाद क्या पढ़ा था, वैल्यूएशन रिसर्च, जिसमें वर्थ और वैल्यू चेक की जाती है, ठीक है। उसके बाद एक्शन रिसर्च, इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसको क्लासरूम रिसर्च भी कहते हैं, ये क्लास लेवल पे होती है। एक्शन रिसर्च का दूसरा नाम क्या है जी, क्लासरूम रिसर्च भी है, और इसको हम क्या कहते हैं, ये क्लासरूम लेवल पे होती है, और कंडक्ट कौन करता है, टीचर, क्लास टीचर, ठीक है। अब इसको हम प्रैक्टिशनल रिसर्च भी कहते हैं, टीचर रिसर्च भी कहते हैं, साइट बेस्ड रिसर्च भी कहते हैं, एजुकेशनल रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च भी कहते हैं। मोस्टली इसके 2 नाम मशहूर हैं। कंप्यूटर टेस्ट में अगर आपको आएंगे तो या एक्शन रिसर्च पूछेगा या क्लासरूम रिसर्च कहेगा, ठीक है। और ये करता कौन है, टीचर इन्वॉल्व होता है। किस लिए करता है, इमीडिएट प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ये, ठीक है जी। ओके, द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा टू प्रोवाइड अ सोल्यूशन टू द प्रैक्टिकल वैल्यूड प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेटर्स विद इन देयर ओन स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे उसने स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन की बात की है, ठीक, तो ये अमूमन क्लास में होती हैं।
How can institutional examination related to problems can be resolved? How can disciplinary policies be imposed consistently in school? Clear है जी? समझ आ गया? अब ये क्या होती है जी? इंक्वायरी बेस्ड रिसर्च कंडक्टेड बाय टीचर्स दैट फॉलोज अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस, इंप्लीमेंटिंग न्यू प्रैक्टिसेस एंड एवेल्युएटिंग द रिजल्ट। ये टीचर इन तीनों जो फिनोमेना दिए हुए इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इट लीड्स टू एन इम्प्रूवमेंट साइकिल दैट बेनिफिट्स बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। और ये रिसर्च के जो रिजल्ट निकलते हैं इस रिसर्च को कंडक्ट करने में वो दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए। अच्छा, ये जो एक्शन रिसर्च की कैसे जाती है? जिस तरह दूसरी रिसर्च की जाती है बिल्कुल सेम वैसे ही एक्शन रिसर्च, वैसे ही डाटा कलेक्ट होता है, वैसे ही हाइपोथेसिस बिल्ड होता है, वैसे ही डाटा एनालिसिस होता है, वैसे ही डाटा इंटरप्रेट होता है, वैसे ही कंक्लूजन निकाला जाता है, फाइंडिंग्स भी वैसे ही निकाली जाती है जिस तरह आम रिसर्च में निकाली जाती है, बट इन माइक्रो लेवल, छोटे लेवल पर, क्योंकि सिर्फ इसमें क्लास इन्वॉल्व होती है, ठीक है? और ये सिर्फ जनरलाइजेबल भी आपकी क्लास में है, दूसरी क्लासेस में ये जनरलाइजेबिलिटी इनकी नहीं है। एक्शन रिसर्च रेफर्स टू प्रोफेशनल स्टडिंग देयर ओन प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट, टीचर्स के साथ रिलेटेड होती हैं। अप्लाई टू टीचिंग, इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा टू बेटर अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग एंड कंसर्न्स रिगार्डिंग इट। तो ये आपको स्टेटमेंट की समझ आ गई है, ये आगे इसको देख लीजिएगा, ठीक है? ये तो थी एक्शन रिसर्च। अब एक्शन रिसर्च हमने, अच्छा इसके अंदर एक हमने वो पढ़ी थी फर्स्ट पे, डेवलपमेंट रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि नई नई चीजों को जब आप इन्वॉल्व करते हो, इनोवेशन के लिए जब आप कोई रिसर्च करते हो, नई इन्वेंशन के लिए, उसको हम क्या कहते हैं फिर? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चलें जी आगे। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है, अब हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन क्या होती है और सैंपल क्या है, और डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक को हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन से क्या मुराद है? नहीं, सैंपल तो लेना है इसमें से, लेकिन पॉपुलेशन होती क्या है? गैदरिंग ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल, किसी भी चीज एग्जैक्टली, ये किसी भी चीज की पॉपुलेशन हो सकती है, एनिमल की हो सकती है, बर्ड की हो सकती है, आपकी लिविंग थिंग्स की हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग्स की हो सकती है, ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन हो सकती है। एक कैटेगरी है जिस पे आप रिसर्च करने जा रहे हो, जो आपकी रिसर्च का फोकस है ना, वो आपकी पॉपुलेशन है। इसको हम फर्दर देख लेते हैं। Population, a large group of individuals to whom the results of a study can be generalized, यानी कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जिन पे हम अपनी रिसर्च के रिजल्ट जिन पे जनरलाइज कर सकते हैं, वो हमारी क्या होगी? पॉपुलेशन होगी। आगे देखिए, पॉपुलेशन एंड आर्बिट्रेरीली डिफाइंड ग्रुप दैट इज द टारगेट ऑफ अ रिसर्च स्टडी। जो आपकी रिसर्च स्टडी, अगर हम रिसर्च पर्सपेक्टिव में देखते हैं ना कि पॉपुलेशन क्या है, तो आपकी स्टडी का जो फोकस पॉइंट है, आपकी स्टडी का जो लोग आपकी स्टडी का फोकस पॉइंट है, वो लोग आपकी पॉपुलेशन है। अगर आपकी स्टडी का फोकस पॉइंट है टीचर, तो सारे टीचर्स आपकी पॉपुलेशन है। अगर आपकी स्टडी का जो फोकस पॉइंट है वो एनिमल्स है, तो एनिमल्स आपकी पॉपुलेशन है। क्लियर है? ओके। A group of entities that have quantifiable characteristics in common, कि अब वो जो पॉपुलेशन के अंदर लोग हैं ना, उनके अंदर खसूसियात भी एक जैसी हैं, कॉमन खसूसियात के हामिल हैं। दैट इज, अब EG स्टैंड फॉर एग्जाम्पल गिरेगा, पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, मशीन्स हो सकती हैं, ठीक है? एग्जाम्पल है। किसी एक कैटेगरी पे हमारा फोकस होगा। अब ये टारगेट पॉपुलेशन क्या है? एक तो होगी पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल टीचर
टीचर आपकी पॉपुलेशन है, टारगेटेड पॉपुलेशन क्या है कि कौन से टीचर भाई प्राइमरी लेवल के, सेकेंडरी लेवल के, एलिमेंट्री लेवल के, किस सब्जेक्ट के टीचर, इनके आपके रिक्वायर्ड कौन से हैं, आपने टारगेट किन लोगों को करना है, जिन लोगों को आप टारगेट करेंगे दैट इज योर टारगेट पॉपुलेशन. द पॉपुलेशन टू बी स्टडीड टू विच द रिसर्चर इंडीड वांट्स टू जनरलाइज द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी. टीचर तो पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन हमारे टारगेटेड टीचर कौन से हैं? पाकिस्तान के टीचर. The target population is the collection of elements or objects that possesses the information sought by the researcher and about which inferences are to be made. The target population should be defined in terms of elements, sampling units, extent and time. इनके टारगेट पॉपुलेशन जब हम डिफाइन करते हैं कि हमारी टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है, तो टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन करते वक्त हमने क्या चीज ध्यान में रखनी होती है? अपने सैम्पलिंग यूनिट को ध्यान में रखना है, एक्सटेंट को ध्यान में रखना है और टाइम को ध्यान में रखना है. अब उसके बाद टारगेट पॉपुलेशन के बाद आ जाती है एक्सेसिबल पॉपुलेशन. एक्सेसिबल पॉपुलेशन क्या होती है? पहले पॉपुलेशन होती है, फिर टारगेट पॉपुलेशन होती है, फिर एक्सेसिबल पॉपुलेशन होती है. तो भाई जिन तक आपकी अप्रोच हो सकती है, जाहिर बात है पंजाब के पाकिस्तान के सारे टीचर तो आपकी अप्रोच में नहीं है, तो आप कह लें पंजाब के जो टीचर्स हैं वो मेरी अप्रोच में, ठीक है, तो वो आपकी क्या होगी? एक्सेसिबल पॉपुलेशन. क्लियर? अब सैम्पलिंग यूनिट हमने पहले कहा ना कि पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन डिफाइन करते वक्त हमें एक्सटेंट का पता होना चाहिए, टाइम का हमारे ध्यान में होना चाहिए, सैम्पलिंग यूनिट पता होना चाहिए. अब सैम्पलिंग यूनिट से क्या मुराद है? स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रॉम विच सैंपल कैन बी सिलेक्टेड. देखिए पॉपुलेशन का छोटा से छोटा प्रोपोर्शन जहां से हम अपने रिक्वायर्ड लोग ले सकें जिनसे हम रिसर्च करते हैं. एक्सटेंट क्या होता है? रेफर्स टू द जियोग्राफिकल बाउंड्री. क्लियर? यानी एक्सटेंट या कॉन्टेक्स्ट जिसको बोल रहे हैं. टाइम इज द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन कि हमने कितने टाइम में रिसर्च करनी है. ओके, ये एग्जांपल है. Teachers across the globe is population. Teachers across the globe involved in the population. पाकिस्तानी टीचर क्या है? टारगेट पॉपुलेशन है. इंग्लिश टीचर इज पंजाब प्रोविंस. एक्सेसिबल पॉपुलेशन है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिसेस सी. ये कौन है? ये सैंपल कि उन इंग्लिश टीचर्स में से हम कौन से लोग लेंगे, वो क्या है? आपके सैंपल है. क्लियर हो गया? पॉपुलेशन क्या होती है, टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है, एक्सेसिबल पॉपुलेशन क्या है और सैम्पलिंग यूनिट. इससे ज्यादा क्लियर हुआ है ना? चलिए आगे. ओके, सैंपल क्या है? अ स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन ऑफ योर पॉपुलेशन. कि उस सैंपल के अंदर आपकी पॉपुलेशन की जो खसूसियात हैं, आपकी पॉपुलेशन जो खसूसियात पोजेस करती है, आपके सैंपल में भी वही खसूसियात हैं. तो इसमें देखें, अब आपका जो सैंपल है वो अगर आपकी पॉपुलेशन, एक्सेसिबल पॉपुलेशन जो है वो इंग्लिश टीचर है ना, तो सैंपल भी होंगे वो इंग्लिश टीचर ही होंगे, वो उर्दू के या मैथ्स के टीचर नहीं होंगे. हाँ, तो वो भी टीचर, लेकिन they don't have the common characteristics, ठीक है, with your accessible population, with your population. Example क्या होता है? A small proportion होता है, a small proportion that truly represent your population. ठीक है, देखिए जी. अब उसने ये जो ओवल टाइप उसने फिगर बनाई हुई है, पॉपुलेशन बड़ा है और उसमें से सैंपल क्यों लेते हैं? वो हमारे पास डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स होती है, टाइम की प्रॉब्लम होती है, इतना ज्यादा टाइम नहीं होता इंटायर पॉपुलेशन को कवर करने का. ठीक है, हमारे पास इतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते और बहुत ज्यादा वजूहात हो सकती हैं. इस वजह से हम सैंपल ले लेते हैं. और वो सैंपल कौन सा हम कोशिश करते हैं सैंपल लेने की? जो ट्रूली
रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है अपनी सारी पॉपुलेशन। A smaller subset drawn from the population to represent it in the research। इनके एक छोटा सा सबसेट होता है जो रिसर्च प्रोसेस के अंदर अपनी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। Sample is a subset of larger population of objects, individuals, households, businesses, organization and so forth। ठीक हो गया? सैम्पलिंग क्या है? What is sampling? Sampling तो हम पढ़ चुके हैं sampling क्या है। Sampling is the process of selecting a small proportion of the population and considering it to be representative, which it may or may not be। क्या होगा ये आप बताएं। लेकिन हमने लेना तो वही होता है ना जो करता है, सैंपल एक्चुअल तो वही होगा। ठीक है, दोबारा इसको देखिए। सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए स्मॉल पोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन एंड कंसीडरिंग इट टू बी रिप्रेजेंटेटिव। कि हमने अपनी तरफ से वही कोशिश करनी है कि जो उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा हो सकता है कि वो उसकी रिप्रेजेंटेशन ना भी कर रहा हो सकता है कि हाँ जी, हमने अपनी तरफ से तो कोशिश करनी है ना। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स। अब सैम्पलिंग जो टेक्निक्स होती हैं वो कितनी किस्म की होती है, इनको भी, ये सारा सिंगल लाइनिंग है, सिंगल लाइन आपने कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं जितना भी आज हमने काम कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या है? सैम्पलिंग की दो तरह की, मेन दो किस्में हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है? एवरीवन हैज एन इक्वल चांस टू बीइंग सिलेक्टेड। यानी कि आपकी पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं, अगर आपकी पॉपुलेशन में फॉर एग्जांपल आपकी पॉपुलेशन है 100 लोगों पर मुश्तमिल, अगर सबके पास इक्वल चांस है कि भाई मैं भी सिलेक्ट हो सकता, everyone has an equal chance to being selected, that is your probability sampling। अगर आपके पास पॉपुलेशन का साइज 100 इंडिविजुअल्स है, उसमें से आपने 10 लोग लेने हैं एज अ सैंपल, तो सबके पास 10% चांस होगा। ये तो नहीं होगा किसी के पास 15% चांस है, किसी के पास 50% चांस है, किसी के पास 20% चांस है। If everyone has 10% chance of being selected among the 100 individuals, तो वो क्या होगी आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कि जिसमें हर बंदे के पास इक्वल चांस हो सिलेक्ट होने का, एज अ सैंपल सिलेक्ट होने का, उसको क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इक्वल चांस कोई नहीं होता, रिसर्चर की मर्जी होती है, जिसको मर्जी पकड़ के उसको रिसर्च करवा, उस पर रिसर्च कर। ठीक है, अगर ये होता है, ये सिस्टम है, प्रोबेबिलिटी में इक्वल चांस है और नॉन प्रोबेबिलिटी में इक्वल चांस नहीं है, दोनों सैम्पलिंग की किस्में है ना। तो अच्छी सैम्पलिंग कौन सी होगी? अच्छे रिजल्ट कहां से निकलेंगे? प्रोबेबिलिटी में निकलेंगे। यानी कि इसमें वो हमने विच में नॉट और विच में जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अब प्रोबेबिलिटी में क्या होगा? विच में एंड नॉन प्रोबेबिलिटी में हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जब करेंगे हम, तो वो प्योरली रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो पॉपुलेशन, और जब हम अपनी मर्जी से बायसनेस शो करके लेंगे, हो सकता है कि वो आपकी पॉपुलेशन की ट्रू रिप्रेजेंटेशन ना करें, क्योंकि उसमें तो बायसनेस इन्वॉल्व है ना। नॉन प्रोबेबिलिटी ये जस्ट अवेलेबिलिटी है। ओके, जो नॉन प्रोबेबिलिटी की किस्में हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, जजमेंटल सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है और स्नोबॉल सैम्पलिंग है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में देखें, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है और क्लस्टर सैम्पलिंग है। ठीक, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को देखें, सबसे पहले कौन सी है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं लोग। पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन है जैसा पॉपुलेशन की, फॉर एग्जांपल 100 लोगों की पॉपुलेशन है, 100 के नाम की पर्चियां डाली, जिस तरह पर्ची वाली कमेटी होती है ना, तो हमने 100 लोगों की पर्चियां डाली
लॉटरी निकाल ली, उसमें से हमने अगर 10 लोग लेने हैं तो 10 पर्चियां उठा, रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। इसके डिफरेंट मेथड हैं, लॉटरी मेथड हो सकता है, आपके सिंपल रैंडम टेबल हो सकता है, ठीक है। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या करते हैं हम, रैंडम एक सिस्टमैटिक टेबल यूज करते हैं। टेबल में जो नंबर होते हैं वो आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हम एक इक्वल इंटरवल के बाद वो नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, और जो नंबर सिलेक्ट करते हैं उसको केस नंबर बोलते हैं, KTH। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग आपने एक हेटेरोजीनियस और एक होमोजीनियस पढ़ा होगा। क्या होता है हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस? स्ट्रैटिफाइड में हम सैंपल लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटा। हम मुख्तलिफ स्ट्रैटा की सूरत में, ग्रुप की सूरत में, मुख्तलिफ ग्रुप्स की सूरत में फॉर्म ले रहे होते हैं, एक स्ट्रैटा ले रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टडी करनी है पाकिस्तानी पीपल पे, हमने पंजाबी 50 ले लिए, 50 हमने सिंधी ले लिए, 50 हमने बलोची ले लिए, 50 हमने पठान ले ली, KPK के ले ली, ठीक है। अब ये 4 स्ट्रैटा हमारे पास आ गए, अब हैं तो ये हेटेरोजीनियस। अगर हम इन 4 स्ट्रैटा की आपस में कैरेक्टरिस्टिक देखें तो कॉमन नहीं है। अगर इन चारों स्ट्रैटा की हम आपस में देखें तो आपस में ये कॉमन नहीं है, जबकि हम इनकी एक स्ट्रैटा के अंदर जो लोग हैं, 50 जो पंजाबी हैं एक स्ट्रैटा के अंदर, अगर हम उनकी देखें तो वो कौन से हैं, होमोजीनियस हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में से। इसी तरह क्लस्टर आ जाता है, क्लस्टर बिल्कुल इसके उल्टे, क्लस्टर में हम एक पूरे का पूरा क्लस्टर उठा लेते हैं एज अ सैंपल। इसमें हम जो ग्रुप उठाते हैं, इनके अंदर जो लोग होते हैं, जो ग्रुप होते हैं ना, ग्रुप होते हैं आउटर साइड स्ट्रैटा में, तो जो आउटर साइड ग्रुप लेते हैं वो हेटेरोजीनियस होते हैं, और जो इंटरनल होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। जबकि जो इसके अंदर है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग है, सॉरी क्लस्टर सैंपलिंग है, क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर क्या होता है जी, जो इसके इंटरनल मेंबर्स होते हैं, क्लस्टर के जो अंदरूनी होते हैं लोग, उनकी जो खसूसियात होती हैं वो हेटेरोजीनियस होती हैं, और क्लस्टर की आपस में होमोजीनियस होती है, स्ट्रैटिफाइड के उल्टा। फर्दर हम इनको देखते हैं। कन्वीनियंस सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी की तरफ आ जाए। कन्वीनियंस सैंपलिंग में क्या है कि जो लोग, रिसर्चर उन लोगों को सैंपल सेलेक्ट करता है जो इजीली अवेलेबल हो, जो अवेलेबल हो रिसर्च के लिए, वो कन्वीनियंस सैंपलिंग, यानी कि जो मुझे ज्यादा कन्वीनियंट है, मुझे ज्यादा कन्वीनियंट पतों के लोगों पे रिसर्च करने, तो मैं पतों के लोगों को एज अ सैंपल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सैंपल विच इज कन्वीनियंट फॉर द रिसर्चर। जजमेंटल सैंपलिंग है, इसको पर्पसिव सैंपलिंग भी कहते हैं, जजमेंटल सैंपलिंग को। इसमें यह होता है कि मुझे लगता है, मैं जजमेंट बनाता हूं जी, ये मैडम जैनब मुझे मेरे हिसाब से ये डाटा सही दे सकती है, इनके बारे में मेरी एक परसेप्शन बिल्ड हो जाती है कि मुझे सही डाटा इनसे मिलेगा, जो जजमेंट मैंने बना ली। पर्पसिव सैंपलिंग कि मेरी जो रिसर्च का मकसद है वो ये बंदा पूरा कर सकता है, मैं इन्हीं को ऐसे सैंपल सेलेक्ट कर लेता हूं। नेक्स्ट कौन सी आ जाती है जी, कोटा सैंपलिंग आ जाती है। कोटा सैंपलिंग में हम वो कोटा स्पेसिफाई कर लेते हैं, हमने इतने लोग लेने, हमने ये लोग लेने, हमने इन्हीं से कर लिया बस, ठीक। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी हमने 100 में से 10 लोग लेने हैं, 100 में से 10 इंडिविजुअल्स लेने हैं, 100 मेल हैं या जिनमें ये 100 फीमेल्स हैं, जिनमें से हम 10 फीमेल्स एज अ सैंपल हमने सेलेक्ट करने हैं। और कौन से सिलेक्ट करने हैं, जो 40 से 50 साल की एज में। अब ये जो 40 से 50 साल की है, एज की शर्त लगा दी हमने, ये कोटा सैंपलिंग है, ठीक है। उसके बाद स्नोबॉल सैंपलिंग। अब इसमें ये अमूमन जिस तरह पुलिस वाले करते हैं, एक चोर को पकड़ा, अगर पकड़वाओ अपना नेटवर्क, ये स्नोबॉल होती है। स्नोबॉल वाला किसको कहते हैं, जो बर्फ का पहाड़ होता है ना, उसके ऊपर इतना सा गोला बना के लुढ़काएं ना, जब पहाड़ से नीचे की तरफ लुढ़कता है, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है। बर्फ इतनी सी जब पहाड़ के ऊपर से छिड़कती है ना, आप उसको गोला बना के नीचे फेंकते हैं, बॉल बना के उसको नीचे को लुढ़काते हैं पहाड़ से, तो बर्फ उसके साथ लिपटती चली जाती है, वो बड़ा होता चला जाता है। तो इसी तरह स्नोबॉल सैंपलिंग है। स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या होता है जी,
स्नोबॉल सैंपलिंग में कि आप पहले एक बंदा लेते हो, उससे डाटा करते हो, आपको उसकी बातों से पता चलता है, वो आपको बताता है कि भाई आपको इस बारे में फलां बंदा भी ज्यादा बेहतर बताता है, आप उसके पास चले जाते हो, वो आपको बताया, वो आपके साथ कॉपरेट करता है, वो कहता है कि आप इसके बारे में मजीद आप अगर जानना चाहते हो आप फलां बंदे के पास, जिस तरह ऐनक वाले जिन में होता था कि पहले एक के पास गए, वो आगे रेफर कर देता था, वो आगे रेफर कर देता था। इसी तरह वो बंदे आगे रेफर करते जाते हैं कि अगर आपने इसके बारे में सही इंफॉर्मेशन लेनी है तो फलां बंदे के पास चले जाओ। इसमें क्या होता है, सैंपल क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है एज नीड अराइजेस, जैसे जैसे हमारी जरूरत बढ़ती जाती है सैंपल साइज इंक्रीज होता जाता है। क्लियर हो गया? होपफुली आपको सैंपलिंग का पता चल गया होगा, सैंपलिंग टेक्निक क्या है और किस किस्म के प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। क्या ख्याल है, जाएं डिटेल में इनकी? चलें शॉर्ट हम लोग देख लेते हैं, तो गो थ्रू कर लेते हैं स्लाइड को। Probability sampling क्या है? Probability sampling method of sampling in which participants are selected randomly from population in such a way that the researcher knows the probability of selecting each participant. कि हर बंदे के पास सिलेक्शन का चांस होता है। क्लियर? ओके। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की कितनी किस्में हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या रिक्वायर करते हैं? रिक्वायर द यूज ऑफ रैंडम टेबल नंबर, फिशबॉल मेथड या लॉटरी सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या रिक्वायर्स द सैंपल फ्रेम, ओनली नो रैंडम नंबर टेबल इज नेसेसरी। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या कहते हैं? यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल में भी नेसेसरी। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है? यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल में भी हो सकता है जरूरी, हो सकता है ना जरूरी हो। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है जी? आर इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन हैव एन इक्वल लाइवलीहुड ऑफ बीइंग चूजन। हर किसी के पास चांस होता है, वो सिलेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑल स्टूडेंट्स एंड सिलेक्ट द नंबर्स फ्रॉम अ हैट। हमने सारे लोगों को एक एक नंबर अलॉट कर दिया। मिसाल के तौर पे हमने अमजद साहब को 40 नंबर दे दिया है, काशिफ साहब को हमने नंबर दे दिया 55, मैडम जैनब को हमने नंबर दे दिया 35, मैडम आफ्ता को हमने नंबर दे दिया 33, मैडम स्माइला को हमने नंबर दे दिया 54, अब लियाकत साहब को हमने नंबर दे दिया 70। तो हमने इनकी एक लिस्ट बना ली और उनमें से हमें नहीं पता कि ये नंबर किसका कौन सा रिप्रेजेंटेटिव है। हमने अलग से तो बनाया हुआ, लेकिन जब हमने सिलेक्शन करनी है ना तो फिर हमें नहीं पता ये किसका, आपने एक एक नंबर सिलेक्ट करना है। सिंपल आदमी समझते, ठीक है जी। चलें आगे। ओके, सिलेक्शन ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन कैन बी डन बाय लॉटरी मेथड, वो पर्चियां डालने वाला। कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम सैम्पलिंग, कंप्यूटर में भी हम निकाल सकते हैं, रैंडम नंबर टेबल होता है, रैंडम डिजिट होता है। क्लियर? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है? द सैंपल इज चूजन बाय सेलेक्टिंग अ रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन पिकिंग एवरी केस एलिमेंट इन सक्सेशन फ्रॉम द सैम्पलिंग फ्रेम। हम एक टेबल बनाते हैं, जिस तरह अभी हमने बात की ना कि हम हर जो इंडिविजुअल है पॉपुलेशन के अंदर, जितने भी इंडिविजुअल, उनको एक आइडेंटिटी दे दें। जब आइडेंटिटी दे देंगे, आइडेंटिटी दे के हम उनको क्या करेंगे, आइडेंटिटी लॉट का जी एक टेबल के फॉर्म में लिख लेंगे। अब हम ये डिसाइड कर लेंगे, एक स्पेशल फार्मूला होता है, उस फार्मूला से हम ये डिसाइड कर लेंगे हमने कितने के बाद सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपने 5 का इंटरवल रखना है, आपने 14 करा, वो अगर आपने टेबल बना लिया, आइडेंटिटी दे दी, आपने उसके अंदर प्रॉपर इंटरवल रखना सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में। फॉर एग्जांपल आपने सिलेक्ट किया है जो टेबल के अंदर दूसरे नंबर वाला है बंदा, दूसरे नंबर पे जो डिजिट मौजूद है वो सिलेक्ट कर लिया। अब आपने रखना है कि जो इनके दरमियान इंटरवल रखना है, फॉर एग्जांपल आपने 5 का रखना है, तो आपने दूसरे से आगे गिनने हैं 5 लोग, 5 छोड़ के फिर आपने कर लेना छठा, वो सिलेक्ट कर लिया, फिर वो छठा आपने सिलेक्ट कर लिया, वो फिर 7, 8, 9, 10, 11 फिर 12वें नंबर वाला आप सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आपने 5 छोड़ने। इसी तरह वो एक सिस्टमैटिक वे आ गया, इक्वल इंटरवल आ गया, जबकि सिंपल रैंडम टेबल में इक्वल इंटरवल नहीं होता। इसमें क्या होता है, इक्वल इंटरवल होता है सिस्टमैटिक।
जी, इसको हम क्या कहते हैं, जो नंबर हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं ना आफ्टर एन इक्वल इंटरवल, उसको हम क्या कहते हैं, kth नंबर बोलते हैं। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग क्या होती है, द सैंपल फ्रेम इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रैटा, जिस तरह हमने वो सिंधी, बलोची, पंजाबी और ये जो पश्तून है इनकी एग्जांपल ली थी। डिफरेंट स्ट्रैटा होते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, और हर स्ट्रैटा की कैरेक्टरिस्टिक, हर स्ट्रैटा की एज अ होल कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होंगी। जो पश्तून है उनके स्ट्रैटा की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगी, जो पंजाबी है उनके स्ट्रैटा की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगी, जो बलोची है उनके स्ट्रैटा की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगी, जो सिंधी है उनके स्ट्रैटा की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगी। लेकिन विद इन स्ट्रैटा जो लोग मौजूद होंगे उनकी सेम होंगी। विद इन स्ट्रैटा होमोजेनेटिक होंगे और आउटर एक्सटर्नल स्ट्रैटा के बाहर वो हेटेरोजेनेटिक है। अब स्ट्रैटा जो होता है, स्ट्रैटा दो किस्म का होता है, एक प्रोपोर्शनेट होता है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग होती है, और एक नॉन प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग होती है। फॉर एग्जांपल, एक आपने स्ट्रैटा बनाया है, देखें जी फिगर देखें, एक आपने स्ट्रैटा बनाया है मेल का, दूसरा स्ट्रैटा बनाया है आपने फीमेल का। अगर हम उस स्ट्रैटा की पॉपुलेशन के हिसाब से सैंपल लेते हैं तो वो क्या होगा, प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। अब देखिए मेल, आपको यहाँ पे मेल नजर आ रहे हैं 60%, मेल की तादाद कितनी है, 60 है, और फीमेल की तादाद कितनी है, 40 है। हम इसी रेशो के मुताबिक अगर सैंपल सेलेक्ट करेंगे ना स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में, तो वो फिर क्या होगा, प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। ठीक है, प्रोपोर्शन का इक्वल हिस्सा, जितना जिसका प्रोपोर्शन है उसका प्रोपोर्शन के मुताबिक अगर हम सैंपल सेलेक्ट, देखें ना मेल 60% थे, मेल 60 थे, उसमें से हमने 60 के मुताबिक सैंपल लिया, 6 लोग लिए। अगर हमने 10% सैंपल, फॉर एग्जांपल हम सैंपल रख रहे हैं कि हमने 10% सैंपल लेना है, तो 60 में से हमने कितने मेल ले लिए, 6। अब मेल फीमेल 40 थी, फीमेल का हम क्या करेंगे, 10% लेंगे तो वो कितना बनेगा, 4 लेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। यानी कि आपके जो प्रोपोर्शन है, हर स्ट्रैटा के प्रोपोर्शन के मुताबिक अगर आप सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं। आगे क्या आ जाता है, डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। इसमें स्ट्रैटा का प्रोपोर्शन जो मर्जी हो, लेकिन हमने दोनों में से इक्वल कर दें। अब देखिए मेल 60 थे, फीमेल 40 थी, दोनों में से हमने 10 ले लिए, 40 में से भी हमने 10 लोग लिए और 60 वाले में से भी 10 लोग लिए। अब प्रोपोर्शन के हिसाब से तो नहीं है ना, इक्वल है ना दोनों में से, ये डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। क्लियर? ओके, क्लस्टर सैंपलिंग क्या है? क्लस्टर सैंपलिंग में हम क्लस्टर्स को एज इट इज उठाते हैं। अब देखें पॉपुलेशन में आपको 1 2 3 4 5 क्लस्टर नजर आ रहे हैं। पॉपुलेशन में कितने क्लस्टर नजर आ रहे हैं, 5 क्लस्टर नजर आ रहे हैं। अब स्टेज 1 पे हमने उन 5 में से कितने क्लस्टर ले लिए, 3 क्लस्टर लिए ना, जो ब्लैक एरोज के जरिए अगले स्टेज 1 में नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब इन क्लस्टर के अंदर भी कुछ लोग मौजूद हैं, क्लस्टर के अंदर भी कुछ लोग मौजूद है ना, उनको हमने मजीद डाइवर्सिफाई कर लिया स्टेज 2 में। अब स्टेज 2 में हमने हर क्लस्टर में जो रेड लाइन से शो हो रहा है, आउटर साइड वाला आउटर सर्कल लिया है ना। अब स्टेज 3 में हमने हर क्लस्टर यानी कि अलग-अलग क्लस्टर बना लिए, सेकंड ले लिया, इस तरह स्टेज 4 में हमने 4 ले लिए, अलग-अलग क्लस्टर, इनको हम सैंपलिंग करेंगे। देखिए क्लस्टर सैंपलिंग इज अ सैंपलिंग प्लान यूज्ड व्हेन म्यूचुअली होमोजेनियस। ठीक है, इनके क्लस्टर आपस में होमोजीनियस हैं, स्ट्रैटा आपस में हेटेरोजीनियस है, इंटरनली होमोजीनियस है, जबकि जो क्लस्टर होगा वो इंटरनली हेटेरोजीनियस होगा और आपस में एक क्लस्टर दूसरे क्लस्टर के साथ होमोजीनियस होगा, यानी कि सेम खसूसियात रखता होगा, और उस क्लस्टर के अंदर जो लोग होंगे वो डिफरेंट खसूसियात रखते हैं। ठीक है, yet internally heterogeneous groupings are evident in a statistical
पॉपुलेशन। ठीक हो गया जी। अब ये देखें, ये आपको 5 मोहल्ले नजर आ रहे हैं ना। अब 5 मोहल्लों में आपने 2 क्लस्टर एज अ सैंपल लिए। एक क्लस्टर 1 नजर आ रहा है आपको, एक क्लस्टर 2 नजर आ रहा है, एक क्लस्टर 3 नजर आ रहा है, एक क्लस्टर 5 है और एक क्लस्टर 4 है। ये ब्लैक लाइन जो है ना दरमियान में, वो क्लस्टर्स को डिफरेंशिएट कर रही है। अब क्लस्टर 1 और क्लस्टर 5 से आपने फर्दर क्लस्टर ले लिया। अब क्लस्टर में से आपने फर्दर क्लस्टर ले लिया 4 घरों का। ठीक है। अब इन 4 घरों में, ये 4 घर सारे के सारे लोग आपस में एक जैसी खसूसियात रखते होंगे। इनकी इंटरनली क्या होती है? हेट्रोजीनियस होती है। इनकी एक दूसरे से खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। एक्सटर्नली ये चारों बातें हैं, इनकी एज अ सोसाइटी वाइज इनकी हो सकता है होमोजीनियस ये ग्रुप्स हों। अच्छा, टाइप्स क्या होती हैं क्लस्टर की? 1 स्टेज होती है और 2 स्टेज होती है। 1 स्टेज में क्या होता है? व्हेन ऑल यूनिट्स इन द सिलेक्टेड क्लस्टर आर कलेक्टेड, यानी कि आप क्या कर रहे हो, अगर आप सारे क्लस्टर ले रहे हो, क्लस्टर 1 भी ले रहे हो, क्लस्टर 2 भी ले रहे हो, 3 भी ले रहे हो, 4 भी ले रहे हो, 5 में भी ले रहे हो, तो फिर वो आपकी क्या होगी? 1 स्टेज होगी। 2 स्टेज में क्या होता है? ओनली सम यूनिट्स फ्रॉम अ सिलेक्टेड क्लस्टर आर टेकन यूजिंग सिंपल रैंडम और सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। अब इसमें से देखें, अगर क्लस्टर 1 में से आप सारे घर ले लेते तो ये कौन सी स्टेज होनी थी? इनमें से सिलेक्टेड क्लस्टर कौन से हैं? एक क्लस्टर नंबर 1 और एक क्लस्टर नंबर 5 है ना। अगर आप क्लस्टर नंबर 1 में से सारे घर ले लेते तो वो क्या होनी थी? 1 स्टेज होनी थी। अब आपने इसमें से जस्ट सिलेक्ट की है ना कुछ, तो ये कौन सी होगी? ये 2 स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग। ठीक है। अब आ जाए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की तरफ। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कन्वीनियंस सैंपलिंग आ जाती है, जजमेंटल सैंपलिंग आती है, कोटा सैंपलिंग आती है, स्नोबॉल सैंपलिंग आती है। We have already discussed about 4 types. नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसमें कोई चांस नहीं होता, ये रिसर्चर पे डिपेंड कर रहा होता है कि मैंने किसको सिलेक्ट करना है, किसको सिलेक्ट नहीं करना। हर किसी के पास जो पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, पॉपुलेशन के अंदर जो लोग मौजूद होते हैं, उन सबके पास सिलेक्शन का चांस नहीं होता। An arbitrary means of selecting sampling units based on subjective considerations such as personal judgment or convenience, it is less preferred to probability sampling. Clear? अब ये वाली जो चीजें मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप लोगों ने डिस्कस, इनको शॉर्टली पढ़ लेना है। ये वही चीजें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या है कि दिस is a sampling technique which selects those sampling units most conveniently available at a certain point in or over a period of time. कि हम ये देखते हैं कि रिसर्च में हमारे लिए अवेलेबल रिसोर्सेज कौन से हैं। ये बंदा मुझे अवेलेबल है, चलो जी मैं इसको ले लेता हूँ। ये अवेलेबल है इतने टाइम के लिए, मैं इसको ले लेता हूँ। मेरी रिसर्च 5 महीने चल रही है, 5 महीने के लिए हमसे साहब यहीं पे मौजूद है, मैं इनको भी शामिल कर लेता हूँ। जो अवेलेबिलिटी होती है, जो कन्वीनियंट लोग होते हैं, हम सिर्फ उनको, जो हमारे रिसर्चर के लिए जो चीजें कन्वीनियंट होती हैं, वो उसको सैंपल में शामिल कर देते हैं। ठीक है। इसको हम कहते हैं जी एक्सीडेंटल भी कहते हैं, इंसिडेंटल भी कहते हैं और हैपहैज़र्ड सैंपलिंग भी कहते हैं, कन्वीनियंट सैंपलिंग। ठीक है। जजमेंट सैंपलिंग क्या चीज आ जाती है? जजमेंट सैंपलिंग में आप इसको पर्पस सैंपलिंग भी कहते हैं कि आपको लगता है कि ये जो मैडम शुमाला है, ये मेरी स्टडी में मेरे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, मैं इनको एज अ सैंपल सेलेक्ट कर लिया। लियाकत साहब मेरी स्टडी में मुझे फायदेमंद साबित हो सकते हैं, मैंने लियाकत साहब को अपनी स्टडी में शामिल कर दिया। पर्पस सैंपलिंग भी इसको कहते हैं। आपकी रिसर्च का मकसद कौन पूरा कर रहा है? ठीक है। This is a sampling technique in which the researcher selects the sample based on judgment about some appropriate characteristic of the sample member. कि उनकी characteristics आपके रिसर्च के साथ मैच करती हैं या नहीं करती, वो आपके लिए फायदेमंद हैं या नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? पर्पस सैंपलिंग भी कहते हैं।
ओके, पॉपुलेशन, अब इसकी डायग्राम को देखने नीचे पढ़ लीजिएगा। पॉपुलेशन मेंबर्स दैट फिट नीड्स, जो आपकी नीड्स पूरी करते हैं, आप सिर्फ उन्हीं को सैंपल में लेके जाते हो। पॉपुलेशन में से आप सिर्फ वही लोग निकाल रहे हो, पॉपुलेशन में से सिर्फ वही लोग निकाल के सैंपल में लेके जा रहे हैं जो आपकी नीड्स को पूरा करते हैं, दैट फिट नीड्स। ठीक है। कोटा सैंपलिंग क्या होता है? कोटा सैंपलिंग में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक कोटा मुक्तित कर दिया जाता है। कोटा कैसा मुक्तित किया जाता है? ये रैंडम सैंपलिंग की ही एक फर्दर टेक्निक है, लेकिन एंड पे जब हम कोटा स्पेसिफाई करते हैं तो नॉन प्रोबेबिलिटी में शामिल हो जाती है। इसमें हम लोग सिलेक्ट कर लिए, साथ हमने ये लगा दिया, हमने अगर 50 फीमेल सेलेक्ट करनी है तो वो हमने करनी है कि एज 20 to 30, सिर्फ इस एज वाली हमने करनी है, या हमने जो टीचर लेनी है एजुकेशन के साथ ताल्लुक रखने वाले वो हमने 17 स्केल के ही ले लिए। तो ये आपने कोटा स्पेसिफाई कर दिया ना, ये एजुकेटर ही लेने हैं। ठीक है, ये हमने जो रिसर्च में वो सिर्फ एजुकेटर लेने हैं, और एजुकेटर भी वही लेने हैं जो कॉन्ट्रैक्ट जो आपके 2015 के बाद ठीक है। तो ये लोग क्या होंगे? आपके कोटा सैंपलिंग होंगे। तो वो अलीम साहब होते थे डीटी, उन्होंने यही टेक्निक ली थी, कोटा सैंपलिंग उन्होंने ली थी। क्या ली थी उन्होंने? कि ऐसे एजुकेटर जिन्होंने इंडक्शन ट्रेनिंग की हुई है और न्यूली इंडक्शन ट्रेनिंग की है, उन्होंने ईयर स्पेसिफाई किए थे, इस ईयर से लेके इस ईयर तक जिन्होंने ट्रेनिंग की, उन्होंने उन एजुकेटर को वो कोटा सैंपलिंग कर दिया। ठीक है। स्नोबॉल सैंपलिंग, योर सैंपल साइज इज इंक्रीजिंग एज नीड अराइजेस। जैसे जैसे आपकी जरूरत बढ़ती जाती है आपका सैंपल साइज बढ़ता जाता है। आप एक बंदे के अमजद साहब के पास गए हैं, अमजद साहब ने बताया कि ये बात मैंने तो आपको बता दी, अगर आप इसके बारे में मजीद जानना चाहते हैं आप चले जाएंगे रिजवान साहब के पास। हमने जाके रिजवान साहब को पकड़ लिया, रिजवान साहब ने भी बातें बता दी। वो कहते हैं कि अगर आप इसके बारे में मजीद जानना चाहते हैं आप इशफाक साहब के पास चले जाए। हमने जाके इशफाक साहब को पकड़ लिया, जी हमें बताएं। उन्होंने कहा जी आप इसके बारे में मजीद जानना चाहते हैं कि आप फलां बंदे के पास जाए, मतलूब हुसैन के पास चले जाए। अब फर्दर जैसे जैसे हम उनसे डाटा कलेक्ट करते गए, हमारी नीड, हमारी थ्रस्ट बढ़ती गई, हम लोग आगे जाते गए अपने कॉन्सेप्ट को मजीद एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सप्लेन करने। तो दिस इज स्नोबॉल सैंपलिंग। और स्नोबॉल क्यों कहा जाता है? वो बर्फ के गोले वाली एग्जांपल हमने आगे ली, उसी वजह से इसको स्नोबॉल कहा जाता है। पहले वो छोटा सा होता है, जैसे जैसे वो लुढ़कता आ रहा है नीचे की तरफ वो बड़ा होता जा रहा है, उसका साइज बड़ा होता जा रहा है। ठीक है। इसको नेटवर्किंग सैंपलिंग भी कहते हैं। Thank you so much for today. If you have any question, any query, any point for discussion, please share with us. भीमजी साहब आप क्या फरमा रहे हैं?